अच्छा, आज जो है हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। ठीक है, आज जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है। आई एम सुंबल शहजाद। लेट्स सी के सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेलिएंट फीचर्स में पॉपुलर सोवरेनिटी है। ठीक है, ग्रांट ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसाइज है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोगों की हुकूमत। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो शुरू ही इन अल्फाज से होता है, वी पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डू ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हम जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं ना, हम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ठीक है, और जब लोग बना रहे हैं ना, तो वो इसको अबाइड भी करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलर सोवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमें बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आता है, और गवर्नमेंट भी पॉपुलर कॉन्सेंट पे ही बेस करती है। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर कॉन्सेंट है। इसकी बात क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ग्रांट ऑफ पावर्स मतलब पावर्स ग्रांट करता है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना फेडरल गवर्नमेंट ने और स्टेट्स की गवर्नमेंट ने जो जो पावर्स एक्सरसाइज करनी है, वो सब की सब पावर्स इस एक पीस ऑफ पेपर में मौजूद है। ठीक है, लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी स्टेट की गवर्नमेंट्स को भी पावर बता रहा है कि आपका क्या सफेयर है, आप कौन से जो है वो जोन में रह के लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट होती है। तो क्या है कि इसने स्टेट को भी अपना सफेयर दे दिया है और गवर्नमेंट को भी सफेयर दे दिया, तो वो अपने अपने सफेयर में डेफिनेट अथॉरिटी रखती है। ठीक है, और फेडरल जो गवर्नमेंट का सफेयर है, उसके अंदर स्टेट नहीं इंटरफेयर कर सकती। ठीक है, और ना ही स्टेट के सफेयर में फेडरल जो है या सेंटर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। देन सबसे प्रोमिनेंट फीचर इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का मोंटेस्क्यू, और जो है ये मोंटेस्क्यू लिखा है, ये मोंटेग्यू लिखा गया है, मोंटेस्क्यू और ब्लैकस्टोन। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ा था ये जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना। अ, क्या नाम था उनका, फ्रैंकलिन है और वॉशिंगटन है, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो उन्होंने मोंटेस्क्यू को, ब्लैकस्टोन को और एरिस्टोटल को बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 3 ऑर्गन्स डिफाइन कर दिए और उन तीनों ऑर्गन्स की पावर्स डिफाइन कर दी, लेकिन क्या किया, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम लाजमी रखा। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इसलिए रखा ताकि जो एक ऑर्गन है वो डिस्पॉट ना हो जाए। ठीक है, सारी की सारी पावर अपने अंदर कंसंट्रेट करने की कोशिश ना करे, अगर वो डिस्पॉट होने की कोशिश करे तो उसे अकाउंटेबल रखा जाए। फाइन, तो सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ ना सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो लेजिस्लेचर के सफेयर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, और जुडिशरी जो है वो भी इन दोनों के सफेयर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, अपने अपने सफेयर में रह के तीनों काम करेंगे। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को हम अभी डिस्कस करेंगे सेपरेटली भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जब से पेपर दे रही हूँ तो हर पेपर में ही आता है सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, फिर क्या है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने जब पढ़ा था फेडरेशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने से पहले, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठे, फाइन, उन्होंने मतलब जो बातें जिन पे एग्री होना था, जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उन्होंने डिसाइड की बातें कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर वो जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उन्होंने 21 जून 1788 को इसको रेटिफाई किया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, वैसे जो ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है ना, ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसको कुछ अर्से बाद ही, मेरे ख्याल से 2 साल बाद ख़त्म कर दिया था, नहीं 1 साल बाद ख़त्म कर दिया था। तो एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, और
इसमें जितने भी आर्टिकल्स और प्रोविजन हैं वो सबकी सब एक साथ ही पास हुई थी। अब वक्त के साथ साथ क्या होता है, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं या फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, कोई आर्टिकल एब्रोगेट हो जाता है, कोई नई प्रोविजंस आ जाती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही टाइम पे बना था। फाइन। अच्छा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कोई भी चेंजिंग करनी है, तो उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। और जो सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट होती है, मतलब जैसे लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग हैं, वो इसको खुद से नहीं चेंज कर सकते। उन्हें सारी स्टेट से 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। खुद भी पहले 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे दोनों हाउसेस, ठीक है। फिर क्या होगा, हर स्टेट में जाएगी वो अमेंडमेंट, और हर स्टेट में से तकरीबन 34 स्टेट्स को 2/3 मेजोरिटी से पास करवानी है अपने लेजिस्लेचर से, तो ही वो अमेंडमेंट जो है वो लागू होगी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत रिजिड है। इवन इतना रिजिड है कि 1788 से लेकर आज 2020 तक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, उससे ज्यादा नहीं हुई। और पाकिस्तान में आज तक तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान को बने हुए भी तकरीबन 72 3 years हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 27 अमेंडमेंट्स कर लिए हैं। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अरसे 73 में बना था, हालांकि हम 47 में आज़ाद हो गए थे। तो ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, तो इसमें अमेंडमेंट बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए अमेंडमेंट्स बहुत कम हुई हैं। और कुछ अमेंडमेंट्स तो मतलब 2 अमेंडमेंट्स तो इसीलिए हुई थी कि जी वो एक तो शराब को लीगलाइज किया था और एक इलीगल किया था, फिर मतलब पहली 10 अमेंडमेंट्स तो एक साथ आई थी, और बाकी अमेंडमेंट्स कुछ वुमेन राइट्स के हवाले से हैं, कुछ स्लेव्स के राइट्स के हवाले से हैं, उनको वोटिंग राइट्स देते, इस तरह के, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक दफ़ा क्या सीन हुआ था सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो वो फिर उस हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स हैं कि कोई भी कंपनी होगी उसको किस तरह काम करना है, कितने वर्किंग आवर्स रखे जाए, इस तरह की बातें उसमें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कंसाइज है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आज तक का, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही यूएसए का है। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा सा। सिर्फ और सिर्फ 4,000 4,500 अल्फाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 4,500 अल्फाज हैं, लेकिन राउंड अबाउट 4,000। तो 7 आर्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ, और पहले 3 आर्टिकल्स में आपको 3 ऑर्गन्स के पावर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इतना छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप आराम से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ भी सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। टॉपिक इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा, तो ये कंसाइजनेस में बात हो गई। इसके बाद अगला फीचर क्या है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। अच्छा, अब सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी में क्या है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इस चीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जुडिशरी जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। लेकिन बाय प्रैक्टिस ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, तो वो एक स्पेस आ गया जुडिशरी के पास कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है कि नल एंड वॉइड कर सकती है कोई भी लॉ पास बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। या अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो भी लेजिस्लेचर उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो लोग हैं ना मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ना हो या लिबर्टी के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। तो जुडिशरी जो है उसकी सुप्रीमेसी है, उसकी पॉलिसीज पे भी, एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज पे भी सुप्रीमेसी है। तो मतलब जैसे एफडीआर का जब रिजीम चल रहा था ना, तो जुडिशरी ने एफडीआर की बहुत सारी पॉलिसीज को नल एंड वॉइड किया था कि आप इतना ज्यादा नहीं एक्टिव हो सकते, ठीक है। तो जुडिशरी सुप्रीमेसी होल्ड करती है। फिर अगर स्टेट का और फेडरेशन का कोई मसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है, या स्टेट का, 2 स्टेट्स का आपस में कोई इशू आ जाए तो भी जुडिशरी का फैसला जो है वो माना जाता है। कि स्टेट का या इंडिविजुअल का कोई इशू आ जाए, सेंटर का इंडिविजुअल को कोई इशू आ जाए, तो भी सुप्रीमेसी जुडिशरी की आती है, जुडिशरी का फैसला इंप्लीमेंट होता है, तो मतलब जुडिशरी सुप्रीम है। नेक्स्ट क्या है, राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। तो अब देखें कि बहुत ज्यादा फोकस है ही राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल पे, क्योंकि जब इन्होंने मतलब अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी ना कि हम अब फ्री हैं यूके से, तो इन्होंने ये कहा था कि वी पीपल ऑफ यूनाइटेड
स्टेट्स हमें राइट है खुश रहने का, आज़ाद रहने का और लिबर्टी से अपनी ज़िंदगी जीने का। तो इनका सारा का सारा फ़ोकस इसी पे था कि हमें राइट्स मिले, लोगों को राइट्स मिले। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखा गया। पहली 10 अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, मैंने आपको बताया था, पहली 10 अमेंडमेंट राइट्स एंड लिबर्टी के लिए हुई थी लोगों की। उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। वो भी बड़ी सीधी-सीधी बातें हैं कि ये लोग हथियार रख सकते हैं अपने पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो गार्ड्स हैं वो इनके घरों में नहीं रह सकते और किसी को डबल जूरिस्प्रूडेंस वो नहीं होगी, डबल जेपर्डी नहीं होगी कि एक ही जुर्म पे 2 दफ़ा सज़ा नहीं होगी, ठीक है? जितना जुर्म होगा उतनी सज़ा होगी। तो इस तरह की ना 10 अमेंडमेंट्स हुई थी, पहली दफ़ा भी हुई थी, वो बिल ऑफ राइट्स कहलाती हैं। फाइन, तो ये हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, 7 फीचर्स हैं।